हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अमित तिवारी। हमारी क्लास आधुनिक भारत के संबंध में हो रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा की है और मराठा प्रशासन के बारे में चर्चा की है। आज की क्लास पेशवाओं के इतिहास पर निर्भर है, जिसमें हम 7 पेशवाओं का काल देखेंगे। सीक्वेंस में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव और माधव नारायण राव और बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा होगा, जो 1818 में पूना की संधि के बाद अंग्रेजों से पूना की संधि के तहत हमेशा हमेशा के लिए आधुनिक भारत के मतलब जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक ये महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। अंग्रेजों के अधीन पूना की संधि के बाद, यानी उस समय बाजीराव सेकंड ही थे जिन्होंने पूना की संधि की और मराठों को, महाराष्ट्र को हमेशा के लिए अंग्रेजों के अधीन कर दिया। इसी क्लास में हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, पालखेड़े के युद्ध के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के मध्य कैसे संबंध रहे हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे बाजीराव फर्स्ट के बारे में, फिर देखेंगे बाजीराव फर्स्ट के निजाम से कैसे संबंध रहे हैं, फिर देखेंगे बुंदेलखंड की विजय बाजीराव फर्स्ट ने कैसे की, उससे क्या क्या फायदे हुए उसको। फिर आगे देखेंगे बालाजी बाजीराव का कार्यकाल, जो 1740 से 1761 के बीच है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि बालाजी बाजीराव के निजाम के साथ कैसे संबंध थे। फिर इसी में देखेंगे कि इसके शासनकाल में, बाजीराव फर्स्ट के शासनकाल में, एक अति महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध होता है पानीपत का, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, जो 14 जनवरी 1761 को होगा। एक अहमद शाह अब्दाली जो फारस से आएगा और मराठों के मध्य। इसमें किस प्रकार से मराठा हारेंगे, उनके पीछे की क्या पृष्ठभूमि बनी है, इस सब की चर्चा की जाएगी आज की क्लास में। क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पेशवाओं का इतिहास। तो पेशवाओं के इतिहास में हम पढ़ेंगे कितने पेशवा? 7 पेशवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने पेशवाओं ने शासन किया मराठा पर, तो 7 पेशवा। पहला कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। इसका समय काल क्या है? 1713 से 1722, सॉरी 20 में इसकी डेथ हो जाएगी और इसका पुत्र बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनेगा, जिसका टाइम पीरियड 1720 से 1740। इसके बाद कौन आएगा? बालाजी बाजीराव। इसी को इतिहास में बालाजी सेकंड भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बालाजी सेकंड का समय काल कितना है, पहला बालाजी कौन? पहला बालाजी बालाजी विश्वनाथ। दूसरा बालाजी कौन? बालाजी बाजीराव। इसको इतिहास में किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका टाइम पीरियड कितना है? 1740 से 1761। ये 61 याद आया? इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, ठीक है, जिसमें इसकी मौत हो जाएगी, काफी विध्वंस होगा और मराठा साम्राज्य बिल्कुल पतन की ओर आ जाएगा। लेकिन उसके तुरंत बाद एक पेशवा और आएगा, माधवराव। ये कोशिश करेगा मराठाओं को तुरंत फिर से क्या करे, उत्कर्ष पर ले आए। जैसी मराठाओं की स्थिति पानीपत में हुई, उसके बाद मराठा क्या हो गए, लगभग खत्म होने की श्रेणी में आ गए। लेकिन माधवराव की कूटनीतिक और शक्तिशाली महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य फिर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। लेकिन अचानक से इसकी अल्पकालिक मृत्यु हो जाएगी, मतलब अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो इतिहासकार लिखेगा कि जितना नुकसान मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुआ, उतना नुकसान इसकी मृत्यु पर हुआ। यह पूछा गया क्वेश्चन कि किसके बारे में कहा गया कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुआ, उससे कई ज्यादा नुकसान कब हुआ? माधवराव की आकस्मिक मृत्यु से, ठीक। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड 1795 से लेकर 1818 तक पेशवा के पद पर रहेगा और अंग्रेजों के मध्य एक पूना की संधि होगी। क्या होगी? यानी सेकंड एंग्लो मराठा वार। अभी आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड एंग्लो मराठा में अब पेशवा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और मराठा साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के। किस संधि के तहत? और पूना की संधि के बाद
अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को अंग्रेजों का पेंशनर करता बना दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अंग्रेजों का पेंशनर करता। ठीक। इसका कोई पुत्र नहीं था तो ये अपने मतलब गोद लेगा पुत्र को, जिसका नाम क्या है? नाना साहब। सुना है नाम? नाना साहब। इनको भगा दिया जाएगा कहां से? किसको? बाजीराव सेकंड को यहां से भगा महाराज से भगा दिया जाएगा। कहां जाएंगे ये मेरे घर जाएंगे जी, कानपुर। कानपुर के पास एक जगह है बिठूर। बिठूर बिठूर, जहां श्री रामचंद्र जी ने थोड़े दिन स्टे किया था अयोध्या से आते हुए। मेरे घर से कितने किलोमीटर दूर है? सिर्फ 5 किलोमीटर। ठीक। तो कानपुर जाएंगे, कानपुर में रहेंगे किसके कैसे रूप में? अंग्रेजों के पेंशनकर्ता के रूप में। इनका कोई पुत्र नहीं है तो ये एक पुत्र को गोद लेंगे, जिसका नाम क्या है? नाना साहब। इसी को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं? अरे नहीं, धोंदू पंत। अरे ये रियल नाम है यार, हंसने वाली बात नहीं है। नाना साहब का रियल नाम पूछा गया, क्या नाम है? धोंदू पंत। यही वो हैं जो 1857 की क्रांति में कानपुर से, याद आया? इनका एक सेनापति भी होगा, कौन है? तात्या टोपे का नाम सुना है? तात्या टोपे इन्हीं के साथ होगा। और दोनों लोग मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। तात्या टोपे का नाम क्या है रियल? हे भगवान, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। ये वही नाना साहब हैं जो 1857 की क्रांति में क्या करेंगे? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। कहा गए ये बाजीराव सेकंड? कानपुर चले गया किस संधि के बाद? और महाराष्ट्र हमेशा के लिए किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के। और बाजीराव सेकंड को कानपुर भेजकर क्या बना दिया गया? पेंशन करता। ठीक। अब ये पेंशन पे ही जिएंगे। इनका कोई पुत्र नहीं था तो एक दत्तक पुत्र लेंगे गोद, जिसका नाम क्या है? नाना साहब या धोंदू पंत। यही वो धोंदू पंत हैं जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे कानपुर और फैजाबाद से। धोंदू पंत। इन्हीं का सेनापति का नाम तात्या टोपे। इनका रियल नाम रामचंद्र पांडुरंग। सब पढ़ेंगे। ठीक है। कितने पेशवा पढ़ेंगे आज हम? चलो। तो पहला पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ, जिसका टाइम पीरियड 1723 से 20 बार बार 22 क्यों निकल रहा है यार? चलो अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। 1707 की स्थिति में कौन है? साहू जी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रपति के रूप में कौन है? साहू जी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेशवा मतलब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया, तो आंसर साहू जी। सुनो इस समय क्या हुई स्थिति। 1707 में एक युद्ध होता है, कौन सा? पाल खेला का युद्ध। इस युद्ध तक बालाजी विश्वनाथ इतिहास के पन्नों पर बिल्कुल विलुप्त हैं। अचानक से इस युद्ध के बाद इनका क्या होगा? उत्कर्ष होगा। और ये मतलब मराठा राजनीति में धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। इस युद्ध में देखो क्या हुआ। एक तरफ कौन है? ताराबाई। ये ताराबाई अभी छत्रपतियों का जब इतिहास पढ़ेंगे ताराबाई का जिक्र होगा। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन इनसे ज्यादा योग्य कौन था? साहू। पाल खेला के युद्ध में तारा घना जी, ये मराठा सरदार है। पाल खेला के युद्ध में एक तरफ कौन है? ताराबाई। और ताराबाई को सहयोग कौन दे रहा है? घनाजी यादव। ठीक। दूसरी तरफ साहू। हालांकि बालाजी विश्वनाथ इस समय घनाजी यादव के पक्ष में थे, लेकिन कुछ वजहों से इनका जो लगाव किधर हो गया? शाहजी का मतलब साहू जी की तरफ। ठीक। तो लगाव के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में ये इस सेना को छोड़कर किधर मिल गए? साहू जी। यानी भाई ने क्या लिया? एक बड़ा रिस्क। सोचो, बालाजी विश्वनाथ का कंफर्ट जोन किधर? बालाजी विश्वनाथ कंफर्ट जोन में है किसके साथ? और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इन्होंने किसका साथ दिया? यही आपके साथ भी है। जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर, इसने रिस्क लिया और कहां पहुंच गया? मराठा के सर्वोच्च पद तक पहुंचेगा ये आदमी। कौन?
अगर सोचो रिस्क ना लेता तो क्या बालाजी विश्वनाथ इतिहास के पन्नों में अमर होते? ये किस रूप में काम कर रहे थे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और एक रिस्क लिया। रिस्क क्या था? इन्होंने ताराबाई का सपोर्ट ना करते हुए किसका सपोर्ट कर दिया? और पालकेला के युद्ध में किसकी जीत हो गई? बालाजी विश्वनाथ प्लस साहू। कब युद्ध हुआ? 1707। किसके बीच हुआ? एक तरफ ताराबाई और घनाजी यादव, इनका पुत्र शिवाजी सेकंड, दूसरी तरफ साहू और बालाजी विश्वनाथ। इस युद्ध में साहू की सेना बालाजी विश्वनाथ के संरक्षण में क्या हो गई? जीत गई। और यह सेना हार गई। और गद्दी पर, छत्रपति की गद्दी पर कौन बैठ गया? साहू। किसकी वजह से बैठा? बालाजी विश्वनाथ की वजह से। तो इसको उपहार स्वरूप कुछ देगा? ठीक, सुनो। 1707 में बालाजी विश्वनाथ का क्या शुरू हो गया? उत्कर्ष शुरू हो गया। ये धीरे धीरे अपने पद को ऊपर करने लगा कि नहीं करने लगा? लेकिन पहली बार पेशवा कब बना? तो 1707 से 13 के बीच बालाजी विश्वनाथ कहां पर हैं? सुनो, साहू युद्ध जीता किसकी वजह से? बालाजी विश्वनाथ को खुश करने के लिए ये अपने मराठा साम्राज्य में एक पद का सृजन करेगा जिसका नाम क्या है? सेना करते। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेना करते का मतलब सेना का सर्वोच्च पद। और सेना करते का गठन करने के बाद सेना करते के पद पर किसको बैठाल देगा? बालाजी विश्वनाथ को। क्यों बैठाएगा? क्योंकि आपने किसका सपोर्ट किया? साहू का। साहू के सपोर्ट के चक्कर में उसको उपहार मिलेगा। वो उपहार क्या है? सेना करते का पद। अगर पूछा जाए कि सेना करते पद का गठन किसने किया? साहू, छत्रपति साहू जी ने। पहला सेना करते कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। किसकी वजह से बना? 3 क्वेश्चन निकले। सेना करते याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस युद्ध के बाद देखो, युद्ध हुआ किसके बीच? यानी साहू को अभी खतरा है ना। एक गुट इधर बन गया और एक गुट इधर। युद्ध तो जीत गया लेकिन युद्ध के बाद भी खतरा होगा। इस युद्ध के बाद अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम क्या है? सेना करते। तथा पहला सेना करते किसको बना दिया? यानी 1707 से लेकर 1713 तक सेना करते के पद पर कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और 1713 में इसको क्या बना दिया गया? पेशवा। देख रहे हो शक्ति को बढ़ते हुए? देख रहे हो कब क्यों बढ़ी शक्ति? जब अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर, अपनी शक्ति बढ़ाना है तुम लोग को, तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कि सर 11 बजे नहीं 12 बजे पढ़ाई होगी, सर आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक पढ़ाई, और रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में उन्नति नहीं होगी। प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है आपके सामने? बिल्कुल नहीं है। देखो फिर से लो। 1,06,000 की सैलरी छोड़ी ना। क्यों? सबको पता है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। फिर देखो 1713 में कालांतर में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया? पेशवा। 1707 से 1713 तक सेना करते, और 1713 से 1720 तक आगे चले। चलो अब आ जाओ बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के बीच कैसे संबंध थे। ठीक, पढ़ो उसको। दोनों के बीच एक संधि होती है, दिल्ली की संधि 1719। पृष्ठभूमि समझो क्या है। इस समय मुगल शासक कौन है? 1713 से 1700 कौन है मुगल शासक? फर्रुखसियर। गुड। फर्रुखसियर को गद्दी पर किसने बैठाला? सैयद बंधु। सैयद बंधु का नाम? अब्दुल्ला हुसैन और अब्दुल्ला खां, या अब्दुल्ला हुसैन, जो भी कहो। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने वाले सैयद बंधु। जब फर्रुखसियर को रियलाइज हुआ कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो इनको मारने का षड्यंत्र किया गया। किसने किया? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के षड्यंत्र के बारे में किसको जानकारी हो गई? हुसैन अली को।
हुसैन अली सहायता लेने जाएगा कहां पर? किसके पास? मराठों के पास, यानी बालाजी विश्वनाथ के पास। हुसैन अली जाएगा इस षड्यंत्र से बचने के लिए किसके पास? मराठों के बालाजी विश्वनाथ के पास, और कहेगा कि देखो भाई, ऐसा हो रहा है कि फर्रुख सियर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कृपया आप अपनी सेना मेरे साथ भेजिए और मुगल शासक को खत्म कर दीजिए। पहली बात समझना। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? दोनों की भी संधि कब हुई? 1719 में, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? दिल्ली समझौता। ये क्या हो, कैसे हुआ? तो फर्रुख सियर मुगल शासक जो इस समय गद्दी पर बैठा हुआ है, किसने बैठाया? सैयद बंधुओं ने, अब्दुल्ला हुसैन और हुसैन अली ने। जब इनकी शक्ति अचानक बढ़ रही थी, तब फर्रुख सियर को रियलाइजेशन हुआ कि ये शक्ति, मतलब ये मुगल शासक से ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, तो क्यों ना इनको मार दिया जाए। तो मारने के लिए फर्रुख सियर क्या करेगा? एक षड्यंत्र रचेगा। इस षड्यंत्र की भनक किसको लग जाएगी? हुसैन अली को। हुसैन अली सहायता मांगने कहां जाएगा? मराठा के पास। मराठा में इस समय बालाजी विश्वनाथ, यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, लेकिन छत्रपति कौन है? तो मदद किससे लेने जाएगा? साहू से। सॉरी। साहू के पास जब पहुंचेगा तो कहेगा कि भाई एक सेना भेजो, वो सेना मेरे साथ मुगल दरबार जाए और फर्रुख सियर को गद्दी से अपदस्थ कर दे। तो क्या होगा दोनों के बीच? संधि होगी। कब होगी? 1719 में। यानी अब मुगल सेना साहू के नेतृत्व में कहां जाएगी? साहू को मुगल बादशाह ने मराठा, सॉरी छोड़ो, इस संधि में मुगलों की तरफ से रफीउद्दर्जात कौन संधि साइन करेगा? बैठ गया। कहां आई? दिल्ली की संधि के तहत मराठा सेना कहां पहुंची? मुगल। और किसको मार देगी? फर्रुख सियर को। और कौन गद्दी बैठेगा? रफीउद्दर्ज। बैठाएगा कौन? किसकी सहायता से? मराठा शासक बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। जब यह गद्दी बैठा देगा तो संधि पे साइन किसके बीच होंगे? एक तरफ मुगल शासक रफीउद्दर्जात और दूसरा साहू जी। इस संधि में मुगलों की तरफ से रफीउद्दर्जात और छत्रपति साहू ने हस्ताक्षर किए। संधि में हुआ क्या? सहायता किसने की? महाराष्ट्र ने, मराठा ने। किसकी सहायता की? तो क्या मिलेगा देखो, साहू को मुगल बादशाह ने कहां पर? मराठा क्षेत्र का शासक मान लिया। अब यह शासक का अनुमोदन, अप्रूवल कौन दे रहा है? दिल्ली में बैठा दिल्ली भारत का सुल्तान। अब भारत का सुल्तान अगर साहू को बादशाह मान लेगा, शासक मान लेगा, तो इसका पद बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी इसको अप्रूवल कहां से मिल गया? ये वैसा ही है जैसे लोकसभा से कोई विधेयक पास हुआ, कहां गया? राज्यसभा से विधेयक पास हुआ, कहां गया? और राष्ट्रपति के साइन करते ही विधेयक क्या बन गया? ऐसे कुछ हो रहा है। अब इसको अनुमति कहां से मिली है? मुगलों से। और मुगल इस समय क्या है? हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अब हिंदुस्तान का बादशाह कह रहा है कि अब आज से आप मराठा क्षेत्र के शासक। जैसे शासक माना, देखो क्या माना, मुगल बादशाह ने साहू को मुगलों के दक्षिणी प्रांत से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। समझो। हाँ वही 1/4 और 1/10। ये दिल्ली, यहां पे कौन है? मुगल एम्परर। यानी ये हिंदुस्तान का शासक है ना। हिंदुस्तान का शासक होने के कारण क्या इसका ये क्षेत्र होगा? इस पर मुगल शासक का अधिकार होगा। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। पहली बात तो उसने मराठा शासक किसको मान लिया? पूरी तरह से साहू को मान लिया। शर्त की पहली, संधि की पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या कहा? कि जो भी दक्कन के प्रांत है जिसका अधीन कौन है? मुगलों के अधीन दक्कन के प्रांत, उस पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया? साहू को। यानी एक तरह से दक्कन का पूरा अधिकार क्षेत्र किसको मिल गया? किसकी वजह से? दिल्ली की संधि की वजह से, जो किसके बीच हो रही है? मराठा और रफीउद्दर्जात के बीच। बालाजी विश्वनाथ इस समय पेशवा कब सर्वोच्च पद पर होंगे? छत्रपतियों का अंत होगा कब? 1750। कौन सी संधि? संगोला की संधि के बाद वो कहां चले गए? छत्रपति सतारा शिफ्ट हो जाएंगे और पेशवा कहां आ जाएंगे। तो वास्तविक शक्ति पेशवाओं की कब बढ़ेगी? 1750 में। अभी क्या समय चल रहा है? अभी पेशवा पद है, लेकिन पेशवा पद किसके अधीन है? छत्रपतियों के अधीन है। तो सारा काम किस कौन कर रहा है?
हालांकि वजह कौन है? पेशवा। धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बदले शाहू ने आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सहायता देने का आश्वासन दिया। आपको चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार किसने दिया? मुगल शासक ने। तो संधि में दूसरी शर्त ये भी तो रखेंगे ना कि चलिए अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हम अपनी सैनिक सहायता आपको, क्या हुई? संधि हुई। ये संधि टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुगल सॉरी मराठा कैसे हैं? कैसे हैं? नहीं, महत्वाकांक्षी हैं। ये ज्यादा दिन संधि को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। इसी संधि के तहत मुगल बादशाह ने कितने रुपए दिए? किसको दिए? साहू की स्थिति मजबूत होती दिख रही कि नहीं दिख रही? एक तरफ उसको क्या दे दिया गया? उसको मराठा क्षेत्र का शासक मान लिया गया। किसके द्वारा? मुगल बादशाह द्वारा। दूसरा क्या किया गया? 10 लाख रुपए भी दे दिए गए। और दक्कन के प्रांतों को जो मुगलों के अधीन है उस पर चौथ और सरदेशी मुखी वसूलने का अधिकार किसको दिया? क्या तुम्हें स्थिति मजबूत दिख रही कि नहीं दिख रही है? नेक्स्ट हो, इस समझौते को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा मतलब? मैग्ना कार्टा मतलब महान अधिकार पत्र। क्या अधिकार महान नहीं है? एक तो उसको क्या मान लिया, दूसरा चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, तीसरा 10 लाख रुपए भी दे दिए। तो अधिकार कैसे हो गए? महान। इस अधिकारों के बाद, दिल्ली समझौते के बाद, साहू की शक्ति बहुत ऊपर। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ बालाजी विश्वनाथ। समझ में आया? पक्का? आगे चले, चलो। ये याद रखना, किसने दिल्ली समझौते को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा? किसने कहा? रिचर्ड टेम्पल। ये कौन है? ये मराठा इतिहासकार के सबसे बड़े इतिहासकार है। यानी मराठा इतिहास पे सबसे बड़ी थीसिस किसकी है? रिचर्ड टेम्पल की। जिस तरह मौर्य प्रशासन पर सबसे ज्यादा इतिहास किसने लिखा? रोमेला थापर ने। उसी तरह से मराठा प्रशासन पर सबसे ज्यादा इतिहास किसने लिखा? रिचर्ड टेम्पल। इसी रिचर्ड टेम्पल ने मराठों को, मतलब दिल्ली समझौते को क्या कहा? मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास। ठीक है, चलो। इसके बाद कौन? बाजीराव फर्स्ट। 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। 7 साल पेशवा पद पर रहने के बाद 2 अप्रैल 1720 को किसकी मृत्यु हो जा रही है? बालाजी विश्वनाथ की। और उसकी जगह पेशवा के पद पर उसका पुत्र कौन बैठ रहा है? बाजीराव फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1720 से 40 तक। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ये क्या है? यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। इसे बालाजी विश्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में ढाल दिया? पेशवा नियुक्त कर दिया। सोच लो, 19 वर्ष। 21 वर्ष में आईएएस बन जाओ तो रिटायरमेंट होते होते कहां पहुंचोगे? कहां तक? यहां तक तो पहुंच ही जाओगे, कैबिनेट सचिव। 19 वर्ष की आयु में ये आदमी क्या बन रहा है? पेशवा। कहां पहुंचेगा? बहुत ऊपर तक। देखो कैसे पहुंचेगा। इसके अधीन मराठा शक्ति अपने चरम स्थिति पर पहुंच गई। यानी मराठों का सर्वोत्तम उत्कर्ष किसके काल में हुआ? बाजीराव फर्स्ट। कब से कब तक? 1720 से 1740। तो चरम स्थिति पर कैसे पहुंचेगा मराठा? जब ये कई सारे युद्ध जीतेंगे। अभी दिखाते हैं। हाँ, ये वही है, मस्तानी वाला बाजीराव। मस्तानी कौन है? नहीं, पत्नी नहीं है। और कौन है? देखे हो मूवी? हाँ, नर्तकी। क्या है मूवी में, क्या दिखाया गया है? कौन है? ये वैसा ही है जैसे अनारकली है। अभी आओ। इसके अधीन मराठा शक्ति अपने चरम स्थिति पर पहुंच गई। दूसरा, इसने भारत से मुगलों को, देखो बाजीराव फर्स्ट कैसा आदमी? काफी महत्वाकांक्षी आदमी। ये कह रहा है कि अब भारत से विदेशी शक्तियों को उखाड़ फेंको। विदेशी शक्ति कौन? इस मुगल। अभी कोई बात नहीं हो रही अंग्रेजों की। ये क्या कह रहा है कि मराठा सॉरी विदेशी शक्तियों को भारत से उखाड़ फेंको। विदेशी शक्ति का मतलब? मुगल भी तो विदेशी हैं। क्या मुगल भारत के हैं? कहां से आए हैं?
बाबर कहां से आया था? तो बाजीराव किसको उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है? बाजीराव फर्स्ट, इसको, मुगलों को। ये कह रहा है कि ऐसा करते हैं, इस समय मुगल शासक क्या है, कमजोर हैं, तो इसके खोखले तने पर प्रहार करो, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये कथन किसने कहा? बाजीराव फर्स्ट ने। किसके लिए कहा? क्या कहा? कि मुगल इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं, यानी खोखला तना है, इस खोखले तनाव खोखले तने पर प्रहार करो, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। और हिंदू पद पातशाही, कौन सा? मतलब संपूर्ण भारत किसके अधिकार में? और हिंदू पद पातशाही कहां से? कटक से अटक तक फैल जाएगी। कटक मतलब उड़ीसा, और अटक मतलब दिल्ली, ऊपर। कटक से अटक तक फैल जाएगी। यानी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था कौन? बाजीराव फर्स्ट। और भारत में हिंदू पद पातशाही स्थापित करना चाहता था, यानी संपूर्ण भारत में किसका अधिकार होगा? सोच रहे, विजन देख रहे हो इसका भयानक कितना है। इस विजन को फॉलो करने के लिए ये कई सारे युद्ध करेगा। देखो कौन कौन से। ना 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 ना, ये गुजरात भी जीत जाएगा, ये राजस्थान का कुछ हिस्सा जीतेगा, ये दिल्ली भी जीतेगा, रघुनाथ राव को भेजेगा कहां पर, ये सब कहानी अभी आएगी। नेक्स्ट देखो, परेशान मत होना। अब देखो बाजीराव फर्स्ट के किससे संबंध देखेंगे? निजाम से। देखो क्या है, निजाम कौन है? वही 1724 में कौन कर रहा है? हैदराबाद की स्वतंत्र स्थापना कर रहा है। कौन? स्वतंत्र स्थापना, चिन किलिच खां। इसका नाम क्या है? निजामुल मुल्क चिन किलिच खां। 1724 में चिन किलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की, परंतु यह अपने पड़ोसी मराठाओं से डरता था। मराठा बेसिकली कौन? बाजीराव फर्स्ट से। छत्रपति से नहीं डर रहा है, ठीक है। ये किससे डर रहा है? और ये एक युद्ध करेगा, पाल खेड़ा का सेकंड युद्ध। 1725-26 में इसने बाजीराव फर्स्ट की अनुपस्थिति में, 25 में बाजीराव महाराष्ट्र में नहीं था, तो अब इसको क्या मिल गया? मौका मिल गया। देखो मौका कैसे मिला। बगल में ये महाराष्ट्र, इसके बगल में हैदराबाद। बाजीराव फर्स्ट कहीं गया तो महाराष्ट्र खाली हो गया। यहां पर महाराष्ट्र में बाजीराव नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसको मौका मिलेगा। क्या? ये जाएगा कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संभाजी को अपना समर्थन देगा और कहेगा कि भाई साहब अब साहू को गद्दी से उतारो और खुद गद्दी पे बैठो, क्योंकि बाजीराव के पक्ष में आकर साहू अपनी शक्ति को बहुत आगे बढ़ा चुका है। अब उसकी शक्ति कम करो। किसकी शक्ति बढ़ेगी? आपकी। यानी ये किसको उकसा रहा है? संभाजी। किसके खिलाफ उकसा रहा है? साहू के खिलाफ। क्यों उकसा रहा है? क्योंकि इस समय बाजीराव दरबार में नहीं है। तो जब नहीं है तो ये सैनिक सहायता प्रदान कराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रयत्न करेगा। संभाजी को सैनिक सहायता देगा साहू के विरुद्ध में। अगर साहू इसमें हार जाता तो संभाजी किसके अधीन हो जाते? हैदराबाद के। हैदराबाद के निजाम। और हैदराबाद के निजाम अपनी शक्ति बढ़ा लेता। लेकिन मौके रहते ही क्या किया? बाजीराव ने अपनी स्थिति संभाल ली और एक युद्ध होता है पाल खेड़ा का सेकेंड युद्ध। याद रखना, पाल खेड़ा का कितने युद्ध हुए? दो। पहला युद्ध कब हुआ? 1707। दूसरा कब हुआ? 1728 में। यह किसके बीच हुआ? एक तरफ कौन है? संभाजी प्लस निजाम, वही तारा भाई, चलो। और दूसरी तरफ कौन है? साहू प्लस। जैसे ही दरबार में बाजीराव आया, उसने स्थिति क्या कर ली? संभाल ली और पाल खेड़ा के युद्ध में इसको हरा दिया। और कौन जीत गया? यानी साहू जो मजबूत था वो और मजबूत हो गया। कैसे? कि हैदराबाद के निजाम की सहायता लेने के बावजूद भी संभाजी हार गए। और कौन जीत गया? अब इसके बाद संभाजी साहू को कभी भी अपोज नहीं करेंगे, साहू का कभी भी विरोध नहीं करेंगे।
अब वो मान लेंगे कि संभाजी मान लेंगे कि साहू क्या है, शक्तिशाली है। किसके चक्कर में? ये विरोध दिखा पाल खेला के युद्ध में, अब दोबारा बाजीराव के खिलाफ कभी भी ये विरोध नहीं दिखेगा। और वास्तविक शक्ति के रूप में कौन उतर आएगा? साहू और बाजीराव फर्स्ट। इस युद्ध के बाद 1729 में दोनों के मध्य कौन सी संधि होगी? मुंगी शिवगांव। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैच करने को पूछा गया है। हाँ, निजाम और बाजीराव। मुंगी शिवगांव की संधि किसके बीच हुई? किस युद्ध के बाद हुई? पालखेला के युद्ध। ठीक है, ये याद कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा, लिख लेना। अब देखो संधि की शर्तें क्या है। संधि हुई किसके बीच? इस संधि के बाद चौथर सरदेशमुखी साहू को कहां से? हैदराबाद के निजाम से। हैदराबाद का निजाम जब गद्दी पर बैठा कब? 1724 में। 24 से लेकर 28 तक उसने मराठों को ना ही चौथ दिया ना ही सरदेशमुखी दिया। लेकिन पालखेला के युद्ध के बाद, मुंगी शिवगांव की संधि के बाद, वो क्या राजी हो गया कि मराठों को अब चौथ और सरदेशमुखी भी देंगे। दूसरा, निजाम ने साहू को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी। शक्ति बढ़ी। एक तरफ मुगल किसको बना रहे हैं? मुगल भी कह रहे हैं साहू को कि आप पूरे मराठा के शासक हैं। दूसरी तरफ एक हैदराबाद का निजाम है, वो भी क्या कह रहा है? बढ़ती दिख रही कि शक्ति की नहीं दिख रही? चलो देखो इसके बाद क्या करेगा ये। यहां पे मिलेगी उसको कौन? वही मस्तानी। देखो क्या हुआ। 1720 का समय है। बुंदेलखंड बोले तो कौन है? बुंदेलखंड में कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है? राजस्थान। बुंदेलखंड में कौन कौन से क्षेत्र है? ये सब नहीं सुना है? ये कैसा क्षेत्र है? अरे बंजर है भाई, बुंदेलखंड का क्षेत्र। इस बुंदेलखंड पर क्या हुआ? 1720 में मराठों ने मुगलों द्वारा सभी विजित बुंदेलखंड क्षेत्र को छीनकर छत्रसाल को दे दिया। देखो देखो समझो। बुंदेलखंड पर किसका अधिकार? बुंदेलखंड इलाहाबाद के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? यानी इलाहाबाद पर किसका अधिकार है? और मुगलों का इलाहाबाद पर अधिकार होने का मतलब बुंदेलखंड पर भी किसका अधिकार है? मुगलों का। ठीक। 1720 में बाजीराव फर्स्ट ने कहां पर चढ़ाई की? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र को छीनकर किसको दे दिया? वहां का एक राजा था जिसका नाम क्या है? छत्रसाल को सौंप दिया। यानी समझो, इस समय मुगल मुगल का सेनापति यहां पर है जो पूरा बुंदेलखंड पर अधिकार किए बैठा है, जिसका नाम है मोहम्मद खां बंगस। कौन है? बुंदेलखंड पर किसका अधिकार? मुगलों का। मुगल का सेनापति कौन? तो संपूर्ण बुंदेलखंड पर मोहम्मद खां बंगस का अधिकार हुआ। बाजीराव यहां पर आक्रमण करेगा और मोहम्मद खां बंगस से सारा बुंदेलखंड छीन कर किसको दे देगा? छत्रसाल को। छत्रसाल बाजीराव से खुश होगा। एक भव्य आयोजन होगा। छत्रसाल ने प्रसन्न होकर अपने दरबार में भव्य आयोजन किया। इसी आयोजन में पेश हुई जिसको देखकर बाजीराव बेहोश हो गया। तो मस्तानी कौन है? ये पिक्चरों वाली मस्तानी नहीं है, ठीक है ना, कि वो लड़ाई कर रही है और रानी है। वो क्या है? नर्तकी है, जिससे प्यार हो जाएगा और बाजीराव लेके आ जाएगा। कहां पर? अपने मराठा। कहां से लेके आया? तो मस्तानी कहां थी? बुंदेलखंड में एक नर्तकी के तौर पर काम कर रही थी। किसके सेवा में? सुंदर खूबसूरत है, कौन ले आएगा? ठीक है, कहां आ गई? अब पिक्चरें बनेंगी कौन कौन सी? बाजीराव मस्तानी। ठीक है। बाजीराव फर्स्ट जो है, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के चक्कर में क्या मुगलों से दुश्मनी बना रहा है? क्या क्षेत्रीय राजाओं से दुश्मनी बना रहा है? जैसे बुंदेलखंड जीतेगा तो मोहम्मद खां बंगस बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। आपने बुंदेलखंड जीत लिया, किससे?
मोहम्मद खां बंगस, नाम याद रखना है सब। यानी बुंदेलखंड इससे क्रोधित हो जाएगा, किससे? बाजीराव फर्स्ट से। इसी तरह से बाजीराव गुजरात भी जीत चुका है, तो गुजरात के शासक इससे क्रोधित हो गए। इसी तरह से वो पंजाब भी जीतेगा। कौन? बाजीराव फर्स्ट। तो पंजाब का शासक भी क्रोधित और मुगल शासक क्रोधित है ही। तो देखो दिल्ली और आसपास के सभी क्षेत्रों पे स्थिति क्या बन रही है? सब किसके दुश्मन हो रहे हैं? मराठाओं के। अगर देखा जाए मराठा जो पानीपत के तीसरे युद्ध में हारे, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? भारत में उसका कोई दोस्त ही नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली आएगा, इनका कोई दोस्त नहीं, और पटक के मार के चला जाएगा। अगर सोचो ये दोस्त बनाते मराठा कहां पर? आसपास हिंदुस्तान के क्षेत्र में। तो जब अहमद शाह आता तो यहां पे रोक लिया जाता पंजाब पर। लेकिन पंजाब भी दुश्मन है किसका? मराठों का। दिल्ली दुश्मन है किसकी? अभी देखा तुमने, फर्रुख सिंह को मार दिया, रफी दर्जा को बैठाल दिया। निजाम गुस्सा है ही, पंजाब गुजरात गुस्सा है, बुंदेलखंड और गुस्सा है, मालवा का क्षेत्र भी गुस्सा है। बुंदेलखंड वही मालवा के आसपास है ना, यूपी और मालवा के हिस्सा। सोचो इस एक राज्य के कितने दुश्मन भारत के अंदर ही? कई सारे दुश्मन हो गए। अब कोई बाहरी आक्रमण आएगा तो क्या इनकी सहायता मिलेगी इनको? तो अकेले पड़ जाएंगे ना। और पानीपत के तृतीय युद्ध में बुरी तरह से आ जाएंगी। परिस्थितियां बनते दिख रही कि नहीं दिख रही हैं? जिसको नहीं बन रही बताओ। दिख रही है? चलो देखो। फिर उसके बाद ये ऐसे ही विजय करता रहेगा बाजीराव फर्स्ट। कभी गुजरात जीतेगा, कभी पंजाब जीतेगा, कभी बुंदेलखंड जीतेगा, कभी हैदराबाद के निजाम को हरा देगा। और 1740 में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। और नया पेशवा बन के कौन आएगा जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1740 से 1700 क्या है? इसे बालाजी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहास में अगर पूछा जाए बालाजी से सेकंड कौन, तो पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट। इसी के समय मराठा अपने चरम स्थिति पहुंचे। तीसरा कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? बालाजी द्वितीय। नेक्स्ट, यह बाजीराव पुत्र था। अब इनके बीच देखो संबंध क्या है। तो जिस जिस निजाम को इसके पिताजी ने हराया, अब ये कैसे संबंध बनाएगा देखो। बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का विस्तार हैदराबाद की ओर। निजाम हार चुके हैं ना किस युद्ध में? पालखेड़ा का सेकंड युद्ध में 1728। और 1729 में कौन सी संधि हो रही है? मुंगी शिवगांव की संधि, जिसमें बाजीराव फर्स्ट है ना। उसके बाद इसका पुत्र आएगा और निजामों के साथ क्या करेगा? कहां हो गया? पूरे हैदराबाद के क्षेत्र पर अब किसका विस्तार हो गया? यानी अब महाराष्ट्र से बाहर भी कौन आ गए? मराठे आ गए। और कहां पर अधिकार कर लिया उन्होंने? हैदराबाद पर। देखो 1760 में पेशवा व निजाम के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे उदयगीर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पेशवा की जीत हुई तथा उसे औरंगाबाद, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर का किला इत्यादि प्राप्त हो गए। देखो कौन सा युद्ध? हैदराबाद। किसके बीच हो रहा है? एक तरफ कौन है? निजाम। अगर पूछे कौन है निजाम इस समय, नाम बताओ। थोड़ा सा याद करो, पहुंच जाओगे। निजाम कौन है इस समय? चिनकिलिच खान मर गया। कब मरा? 1748। याद करो, 25 में बैठा था, 1748 में मर गया ना। फिर उसके बाद क्या होगा? ये उत्तराधिकार का युद्ध होगा किसके बीच? हाँ, मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग गद्दी बैठेगा। उसके कुछ दिनों बाद कौन गद्दी बैठ रहा है? सलाबतगंज। गुड। कौन बैठ रहा है? सलाबतगंज। यानी ये उदयगीर का युद्ध निजाम शासक सलाबत जंग, सलाबत सलाबत जंग, और दूसरा कौन है? बाजीराव। उदयगीर का युद्ध हुआ कब? 1700। ये हार जाएगा। और ये इस युद्ध में जीतने के बाद हैदराबाद के साथ साथ उसको कौन कौन से क्षेत्र मिले देखो। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? बीदर कहाँ है?
गोलकुंडा बीजापुर, गोलकुंडा अहमदनगर, महाराष्ट्र असीरगढ़, मालवा, बुरहानपुर, मालवा। यानी देख रहे हो कि संपूर्ण भारत के लगभग लगभग सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो रहा है? सब मराठों का अधिकार हो रहा है। तो जब मराठा दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो वहां के शासक से दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? दुश्मनी। देखो यही वो समय है ना, ये समय आते आते पूरे भारत पर मराठों ने क्या खड़ी कर दी? अपनी एक दुश्मन सेना खड़ी कर दी। इन्होंने नहीं सोचा कि चौथ और सरदेशमुखी का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? क्षेत्र लूट रहे हैं और क्या वसूल रहे हैं? चौथ और सरदेशमुखी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुश्मन भी बना रहे ना, तो पूरा भारत किसका दुश्मन? अब मराठे बिल्कुल क्या पड़ गए? अकेले। और इसके एक साल बाद कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का थर्ड वॉर। बुरी तरह से मराठा पिट जाएंगे। समझ में आया? स्थिति देख रहे हो? पेशवाओं की महत्वाकांक्षा ने पूरे भारत में मराठों के लिए कैसी स्थिति बना दी? थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति बना दी, जिसका परिणाम क्या आएगा? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार। चलो आगे आओ। फिर देखो पानीपत के तृतीय पानीपत की पृष्ठभूमि। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ? उदयगिर। उदयगिर के युद्ध में किसके बीच? हैदराबाद का निजाम सलाबतगंज और दूसरी तरफ बाजीराव फर्स्ट। कौन जीतेगा? बाजीराव। और बाजीराव युद्ध में जीतने के बाद कितने किलो में जीत लेगा? चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे बीदर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे एक और था असीरगढ़। ये सभी किले किसके अधीन हो गए? अब देखो परिस्थिति देखो पहले, यानी पृष्ठभूमि कैसे बन रही है। कैसे पानीपत का तृतीय युद्ध आमंत्रित करेगा किसको? अहमद शाह अब्दाली को। देखो 1752 में, ध्यान से सुनेंगे, मराठों और मुगल शासक अहमद शाह के मध्य एक संधि हुई, जिसमें मुगल शासक ने संपूर्ण भारत से मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार। देखो कितनी बड़ी संधि। 1752 में क्या हो रहा है? किसके बीच एक संधि हो रही है? मराठा और मुगल शासक इस समय कौन है? मुगल शासक अहमद शाह। टाइम पीरियड क्या है अहमद शाह का? कब गद्दी बैठा? बहुत बढ़िया, 1748 से कब तक? अरे बहुत सुंदर, गुड। मुगल शासक अहमद शाह। अहमद शाह ने मराठों को क्या अधिकार दे दिया? भारत के संपूर्ण क्षेत्र से क्या वसूलना है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहां पर आते आते मुगल शासक क्या हो गए? कमजोर। और भारतीय राजनीति में चरम स्थिति पर कौन पहुंच रहा है? मराठा। पहला देखो, अभी देखो क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। इसके बदले मराठों ने आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। क्या वादा किया? मुगल शासक क्या वादा कर रहे हैं कि अब आप पूरे संपूर्ण भारत से चौथ वसूलिए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपनी सैनिक सहायता किसको भेजेंगे? हमें भेजेंगे। मराठा है कैसे? संधि तोड़ने वाले। तोड़ेंगे। और संधि तोड़ने के बाद 1754 में क्या करेंगे? देखो 1754 में मराठा रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचेंगे और मुगल सेनापति गाजीउद्दीन की सहायता से अहमद शाह को गद्दी से उतार देंगे। और आलमगीर सेकंड को, एक तरफ तुम मुगलों की सहायता देने का वादा कर रहे हो और दूसरी तरफ 2 साल बाद क्या कर रहे हो? 1754 में क्या कर रहे हो आप? देखो 1754 में क्या कर रहे हो आप? मुगल शासक कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह के पास जा रहे हो, उसके सेनापति गाजीउद्दीन से षड्यंत्र कर रहे हो और उसको गद्दी से उतार कर नया शासक बना रहे हो। इसका नाम क्या है? आलमगीर। तो ये संधि है क्या? ये तो संधि का वो कहेगा ना, मतलब तोड़ दी तुरंत ना, 2 साल में ही संधि तोड़ दी। पहला बात। दूसरा देखो, ये पहुंच गए। फिर देखो इसके 3 साल बाद क्या हुआ? फिर रघुनाथ राव के साथ मराठा सेना कहां पर गई? दिल्ली पर आक्रमण किया। और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि, देखो अहमद शाह अब्दाली कब आया? अहमद शाह अब्दाली भारत कब आया था? किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में आया। यानी 1748 नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसके बाद वहां से कौन आया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जीतेगा युद्ध और उसके बाद वापस चला जाएगा। और वापस जाने के बाद अपने एजेंट को रखेगा। एजेंट कौन है?
ये वापस चला गया, कौन? अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया और अपने एजेंट को कहाँ बैठा गया? दिल्ली पर, दिल्ली के मीर बख्शी के पद पर, कि हम जा रहे हैं लेकिन दिल्ली में कोई भी घटना घटे आप मुझको बताइएगा। तो एजेंट कौन है? ये नजीबुद्दौला। जैसे ही वहां दोबारा जाएगा कौन? रघुनाथ राव। इसके एजेंट को मीर बख्शी के पद से हटाकर एक नए मीर बख्शी को बना देगा। किसका नाम? अहमद शाह बंगस। नजीबुद्दौला किसका प्रतिनिधि? अहमद शाह अब्दाली का। इसको तुम पद से हटा रहे हो और अपने आदमी को क्या बैठा लो? मीर बख्शी के पद पर देख रहे हो। इससे कौन गुस्साएगा? गुस्साएगा। दूसरा कार। तीसरा देखो, इसके बाद रघुनाथ राव ने माधव राव होलकर के साथ पंजाब पर भी आक्रमण कर दिया। कहां पर? तथा पंजाब इस समय अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह के अधिकार में। देखो परिस्थितियां तुम्हें बनती दिख रही हैं, दिखाते हैं। पानीपत में अहमद शाह अब्दाली को उकसाने का काम कौन कर रहा है? मराठे। पहला काम क्या किया? 1754 में ही उन्होंने संधि तोड़ दी जो मुगल और मराठों के बीच हुई। ठीक 1754 में कहा जा रहे हैं? ये रघुनाथ राव अपनी सेना लेकर कहां पहुंच रहा है? दिल्ली। और दिल्ली में जो मीर बख्शी है, मीर बख्शी मतलब सेनापति का पद है, ये मीर बख्शी के पद पर कौन बैठा है? नजीबुद्दौला। ये नजीबुद्दौला वही है, कौन है नजीबुद्दौला? कौन है ये बताओ। अभी चर्चा हो चुकी थी 3 4 5 क्लास पहले। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा और आओ। पहला, अच्छा बताओ, बंगाल का नवाब कौन है? पहला मुर्शीद कुली खां। दूसरा, अरे यार, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसको अंग्रेजों ने गद्दी बैठा ला? मीर जाफर को। मीर जाफर के बाद मीर मीर कासिम के बाद यही है। इसी के शासनकाल में द्वैत शासन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये किसका एजेंट है? ये अहमद शाह अब्दाली के एजेंट है, जो इस समय कहां पर है? सेनापति के पद पर। कहां पर? मुगल शासक में। तुमने क्या किया? रघुनाथ राव की सेना के साथ कहां आ गए? दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करके मीर बख्शी के पद पर बैठे नजीबुद्दौला को गद्दी से उतार दिया। है किसका प्रतिनिधि है? गुस्साएगा। किसको बैठा देगा ये गद्दी पर? अपने अहमद शाह बंगस पठान को। चलो पहला मौका। दूसरा, इसके 1 साल बाद ही तुम क्या कर रहे हो? पुनः रघुनाथ राव कहां जा रहे हैं? पंजाब पर आक्रमण कर रहे हैं। पंजाब पे आक्रमण करने के बाद पंजाब किसके अधीन है? पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र है तैमूर शाह, वो गद्दी बैठा है। तुम उसको भी पटक रहे हो। अब ये सोचो, रोते हुए अपने पापा के पास जाएगा कि पापा देखो मार पड़ी है। किसने मारा? तो बोलेगा मराठा। मराठा में कौन? रघुनाथ राव ने। क्या वो आप आएगा नहीं वापस? और 1761 में अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा। पृष्ठभूमि समझ में आई? पहली क्या है कि 1752 में मुगल और मराठों के बीच एक संधि होती है जिसमें संपूर्ण भारत क्षेत्र पर चौथ वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया? यानी मुगल अब कैसे हो गए? कमजोर हो गए। और शक्तिशाली कौन है? अब पूरे भारत से चौथ वसूल रहे। ठीक है। उसके बाद 1752 संधि के बाद 2 वर्ष बाद 1754 में क्या हुआ? रघुनाथ राव की सेना दिल्ली आएगी। दिल्ली में मीर बख्शी का प्रतिनिधि, सॉरी, मीर बख्शी के पद पर नजीबुद्दौला बैठा। ये किसका प्रतिनिधि है? अहमद शाह अब्दाली का। रघुनाथ राव इसको गद्दी से उतार देंगे और अपने एजेंट को बैठा देंगे जिसका नाम क्या है? अहमद शाह बंगस पठान। पहला कहां दिया? किसने? मराठों ने दिया ना। किसको दिया? उकसाया किसको? अहमद शाह अब्दाली। इसी के 2 वर्ष बाद कहा? इसके बाद रघुनाथ राव ने माधव राव होलकर के साथ मिलकर पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब इस पर किसके अधीन है? तैमूर शाह। किसका पुत्र? अब यह अपने पिता से शिकायत करेगा किसकी? कि देखो हमको परेशान किया गया, मारा है, पंजाब भी छीन लिया, आइए और आक्रमण करिए। और 1761 में
अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा और किसको पटक देगा? पूरे मराठों को पटक देगा। पृष्ठभूमि समझ में आई? अब कल की क्लास में पानीपत का तीसरा युद्ध कराएंगे, देखो थोड़ा समझ लो।